सोचिए, हजारों मील दूर ईरान और अमेरिका के बीच तनाव होता है और यहाँ इंडिया में हमारे शेयर बाजार में भूचाल आ जाता है। ये कैसे हुआ? आज हम यही समझने वाले हैं। देखते हैं कि कैसे एक इंटरनेशनल झगड़े ने दलाल स्ट्रीट की धड़कनें तेज कर दी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सीधा और बड़ा सवाल, आखिर ऐसा क्या हो गया कि बैंक निफ्टी मतलब अपने बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा इंडेक्स एक ही दिन में 2% से ज्यादा ढड़ाम हो गया? भाई ये कोई छोटी मोटी गिरावट तो है नहीं, इसके पीछे ना एक बहुत बड़ी ग्लोबल कहानी छिपी है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले बात करेंगे बाजार की उथल-पुथल की, फिर संकट की असली जड़ तक पहुंचेंगे। उसके बाद समझेंगे तेल का पूरा खेल क्या है, फिर देखेंगे कौन से सेक्टर गिरे और कौन से उठे, और आखिर में ये भी जानेंगे कि इस सब से निपटने के लिए भारत की तैयारी कैसी है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। बाजार में मची उथल-पुथल। जैसे ही ये खबर आई कि वेस्ट एशिया में टेंशन बढ़ गई है, इसका सबसे पहला और सबसे तगड़ा झटका लगा हमारे इंडियन बैंकिंग सेक्टर को। ये जो आंकड़ा दिख रहा है ना, 2% से भी ज्यादा, ये अपने आप में पूरी कहानी कह रहा है। बैंक निफ्टी एक दिन में इतना गिर गया, मतलब बाजार में जबरदस्त बिकवाली का माहौल था। हर कोई बस बेचकर निकलना चाह रहा था। घबराहट साफ देखी जा सकती थी। और ऐसा नहीं था कि बस कुछ ही शेयर्स गिर रहे थे, नहीं, ये एक बड़ी बिकवाली थी। जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं यानी FIIs, वो धड़ाधड़ अपना पैसा निकाल रहे थे। अब देखिए होता क्या है ना कि जब भी दुनिया में कहीं कोई बड़ा संकट आता है तो ये बड़े इन्वेस्टर्स इंडिया जैसे डेवलपिंग मार्केट्स को थोड़ा रिस्की मानने लगते हैं। तो वो यहाँ से पैसा निकालकर गोल्ड जैसी सेफ जगहों पर लगा देते हैं। सोना, जिसे हमेशा से ही मुश्किल वक्त का साथी माना गया है। तो ठीक है, बिकवाली हुई, पर क्यों? चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं और इस संकट की जड़ तक पहुंचते हैं। आखिर हजारों किलोमीटर दूर हुई एक घटना ने हमारे मार्केट को इतना जोर से कैसे हिला दिया? अब जरा घटनाओं की टाइमलाइन पर नजर डालिए। सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 28 फरवरी अमेरिका इजराइल ने ईरान पर स्ट्राइक की। ठीक अगले दिन 1 मार्च ईरान ने मिसाइलों से पलटवार किया। और फिर 2 मार्च को वो खबर आई जिसने सब कुछ बदल दिया। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का ऐलान कर दिया। बस यही वो ट्रिगर पॉइंट था जिसने दुनिया भर के बाजारों में खलबली मचा दी। तो अब सवाल उठता है कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आखिर है क्या भला? देखिए, ये ईरान और ओमान के बीच एक बहुत ही नैरो मतलब संकरा सा समुद्री रास्ता है, पर यह रास्ता ग्लोबल एनर्जी ट्रेड के लिए आप कह सकते हैं कि एक लाइफलाइन जैसा है। एक ऐसी धमनी जिससे दुनिया की एनर्जी सप्लाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा होकर गुजरता है। और बस यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा और बहुत ही अहम हिस्सा, तेल का खेल। जैसे ही ये एनर्जी की धमनी, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ ना, पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमतों में मानो आग ही लग गई। इस रास्ते के इंपॉर्टेंस को समझने के लिए बस ये एक आंकड़ा काफी है। दुनिया की टोटल डेली ऑयल सप्लाई का 20%, जी हाँ 20% हिस्सा अकेले इसी पतले से रास्ते से गुजरता है। अब सोचिए जरा, इसके बंद होने का मतलब क्या हो सकता है? ये जो चार्ट है, ये इस असर को बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। संकट से पहले ब्रेंट क्रूड ऑयल का भाव था करीब $72 प्रति बैरल, और संकट के बाद ये सीधा पहुंच गया $82 पर। मतलब कीमतों में सीधे सीधे 13% का जबरदस्त उछाल। बहुत बड़ा जम था ये। तो ठीक है, तेल महंगा हो गया, लेकिन अब वापस लौटते हैं इंडियन मार्केट पर और देखते हैं अपने चौथे हिस्से में कि इस पूरे संकट का हमारे अलग अलग सेक्टर्स पर क्या असर पड़ा। ये ना एक ऐसी कहानी है जहां किसी की किस्मत डूबी तो किसी की चमक गई। तो सबसे पहले बात करते हैं उन सेक्टर्स की जिन्हें नुकसान हुआ। जैसा कि हमने शुरू में ही देखा था, सबसे ज्यादा मार पड़ी बैंकिंग सेक्टर पर। इस टेबल में देखिए, ICICI बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, सारे बड़े नामों में भारी गिरावट देखने को मिली। अच्छा, बैंकिंग के अलावा पेंट कंपनियों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। अब सवाल यह है कि पेंट का तेल से क्या लेना देना? इस चार्ट को देखिए, जवाब मिल जाएगा। पेंट बनाने में जो रॉ मटेरियल लगता है ना, उसका 55% हिस्सा क्रूड ऑयल से ही आता है। तो सिंपल सी बात है, अगर कच्चा तेल महंगा होगा तो इनकी लागत बढ़ेगी और इनका मुनाफा कम हो जाएगा। तो एक तरफ थे बैंकिंग और पेंट जैसे सेक्टर्स जो लाल निशान में थे, मतलब गिर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा सेक्टर भी था जो इस टेंशन के माहौल में हरे निशान में चमक रहा था, और वो सेक्टर था डिफेंस यानी रक्षा क्षेत्र। अब इसका लॉजिक भी बड़ा सीधा है।
जब भी दुनिया में लड़ाई झगड़े का माहौल बनता है, जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है, तो देशों को अपनी सुरक्षा की चिंता होने लगती है और इसका सीधा फायदा मिलता है डिफेंस का सामान बनाने वाली कंपनियों को। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनामिक्स, इन सब कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी अचानक से बढ़ गई। चलिए अब आते हैं अपने सबसे आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, भारत की तैयारी। भाई, इस तरह के ग्लोबल संकटों से निपटने के लिए इंडिया का लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, हमारी स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए, इस संकट से सबक लेते हुए भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर एक बहुत मजबूत प्लान पर काम कर रहा है। पहला है मिशन समुद्र मंथन, मतलब समंदर में गहराई तक जाकर तेल खोजना ताकि हम आत्मनिर्भर बन सकें। दूसरा, हम अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व को बढ़ाकर 90 दिनों का कर रहे हैं ताकि इमरजेंसी में देश रुक न जाए। इसके अलावा अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी को बढ़ाना और सरकारी तेल कंपनियों को मिलाकर ग्लोबल लेवल की बड़ी कंपनियां बनाना भी इस प्लान का हिस्सा है। ये सारे कदम इसीलिए हैं ताकि भविष्य में ऐसे झटकों का हम पर कम से कम असर हो। तो कुल मिलाकर इस पूरे एपिसोड ने एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी है, आज की दुनिया एक दूसरे से कितनी ज्यादा जुड़ी हुई है। वेस्ट एशिया में एक छोटी सी चिंगारी यहां भारत के बाजार में आग लगा सकती है, और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। क्या ग्लोबल झगड़ों का लोकल बाजारों पर सीधा असर, यही हम इन्वेस्टर्स के लिए न्यू नॉर्मल है? शायद आज के इन्वेस्टर के लिए दुनिया का नक्शा समझना कंपनी की बैलेंस शीट समझने जितना ही जरूरी हो गया है।